हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो सेक्शन 82 या आपका बीएनएस में धारा 20, इस पर बात होगी। कहता 7 वर्ष से कम आयु के बालक का काम, सीधे उसने कहा 7 वर्ष से कम आयु। इसका मतलब 7 वर्ष से अगर एक दिन भी ज्यादा है तो यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक अगला सेक्शन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगला सेक्शन कहेगा 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम। तो 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम, इसका मतलब यह हो गया कि ठीक 7 वर्ष अगर आयु है तो अगला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिमिनल लॉ हमेशा कैसे चलेगा, बिल्कुल लिटरल, जो लिखा है ठीक वही पढ़ा जाएगा। उसमें किसी की भी सोच के लिए कोई जगह है ही नहीं, और जो लिखा है उसका कोई आर्टिस्टिक अर्थ ये भी लगाने की आपको कोई सुविधा ये नहीं है। जो लिखा है उसका ठीक वही अर्थ आप लगाएंगे जो समाज की सामान्य बोलचाल की भाषा में उस शब्द का अर्थ समझा जाता है। या तो विधायी का स्वयं डेफिनेशन क्लास में किसी शब्द के अर्थ को परिभाषित कर दे, तब तो क्रिमिनल लॉ में जब भी वो शब्द आएगा तो अगर संदर्भ से अन्यथा प्रतीत नहीं होता तो उसका वही अर्थ लिया जाएगा जो डेफिनेशन क्लास में दिया हुआ है। अदरवाइज क्रिमिनल लॉ में जो शब्द लिखा है उसका हमेशा सामान्य और प्रचलित अर्थ, कोई विशेष अर्थ उसका नहीं लिया जाएगा, सामान्य और प्रचलित अर्थ। तो सीधा लिखा है 7 वर्ष से अधिक आयु का जो बालक है उसका काम धारा 21 इसके हिसाब से देखा जाए। आईपीसी में बात करें तो धारा 83 उसके हिसाब से देखा जाए। और 7 वर्ष से कम आयु का अगर बालक है और उसने कोई काम किया है जिस काम के विषय में दांडिक विधि यानी आईपीसी या बीएनएस के दृष्टिकोण से विचार किया जाना जरूरी है, अर्थात उसने कोई ऐसा कृत्य या लोप किया है जिसे आईपीसी या बीएनएस आपराधिक कृत्य या लोप के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रही है, तो उस कृत्य के बारे में अगर कर्ता की आयु 7 वर्ष से अधिक है किंतु 12 वर्ष से कम है तो आप 83 या 20 इसके हिसाब से देखेंगे। और 7 वर्ष से कम है तो आप, ठीक है, सॉरी, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम है तो 21 के हिसाब से देखेंगे। और 7 वर्ष से कम है कर्ता की आयु तो आप 20 इसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन ठीक 7 वर्ष अगर कर्ता की आयु है, अगर कार्य के करने के समय जिस कार्य के संबंध में दांडिक विधि के दृष्टिकोण से विचार होना है उस कार्य को करते समय कर्ता की आयु ठीक 7 वर्ष है तो न उसे 20 लागू हो रहा न 21, क्योंकि 20 कहता है कर्ता की आयु 7 वर्ष से कम ये, और 21 कहता है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम। तो अगर ठीक 7 साल एज है तो न तो 21 लागू हो सकता है और न ही 20 ये लागू हो सकता है। जो सामान्य निर्वचन के ढंग हैं उनके हिसाब से देखें तो, लेकिन निर्वचन का एक अन्य ढंग भी है।
निर्वचन के तो अनेकों नियम हैं, और उन नियमों में जो नियम विद्यमान परिस्थिति का सबसे अच्छा विश्लेषण करता हो, अर्थान्वयन का वही नियम लागू किया जाता है। तो दांडिक विधि के संबंध में या ऐसी विधियों के संबंध में जो दायित्व को अधिरोपित करें, जैसे टैक्स लॉज हैं, दांडिक विधियां हैं, पिनल लॉज हैं, इनका अर्थान्वयन करते समय दृष्टिकोण हमेशा कहता रहेगा कि दांडिक विधि या दायित्व को उत्पन्न करने वाली विधि, इसका ऐसा अर्थान्वयन लिया जाएगा जो उस व्यक्ति को जिसे दायित्व के अधीन आना है उसे फायदा पहुंचाए। और इसी सिद्धांत के आधार पर दांडिक विधि में सामान्य तौर पर एक सिद्धांत सभी लोग बोलते हैं कि जब विधि के दो अर्थान्वयन संभव हो, तब हमेशा वो अर्थान्वयन स्वीकार होगा जो अभियुक्त को फायदा पहुंचाए। हमेशा वो अर्थान्वयन ये लिया जाएगा। तो ना तो 21 7 वर्ष के व्यक्ति के संबंध में कोई व्यवस्था देती है, क्योंकि वहां कहता है 7 वर्ष से अधिक, किंतु 12 वर्ष से कम, तो वहां ना तो 7 वर्ष के, ठीक 7 वर्ष के व्यक्ति के बारे में कोई बात कही गई है, और जो धारा 20 है उसे देखेंगे तो वो कहता है 7 वर्ष से कम जिसकी आयु है उस व्यक्ति का काम। तो दोनों ही जगह ठीक 7 वर्ष लिखा ही नहीं। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हम इस व्यक्ति को जो ठीक 7 साल का है कहां रखें। तो एक बात तो तय हो जाती कि 21 में तो नहीं ही आएगा, क्योंकि वहां तो सीधे कहा 7 वर्ष से अधिक आ ही नहीं सकता। तो और यह भी तय है कि 20 में भी सामान्य नियम के मुताबिक नहीं ही आएगा, क्योंकि वहां लिखा है 7 वर्ष से कम। तो इस समस्या का जो समाधान किया जाएगा वो इस हिसाब से किया जाएगा कि हम ये देखेंगे कि अगर हम इस व्यक्ति को 20 में रखें जो ठीक 7 साल का है और जिसके संबंध में आपराधिक विषय विधि के मुताबिक किसी विषय पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो रही है, अर्थात इसने कोई ऐसा कृत्य कर दिया है जिसे आपराधिक विधि अपराध के तौर पर अभिज्ञात करती है, यानी रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई करती है। अगर इसके संबंध में निर्णय लेना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों धाराओं में किस धारा में इस व्यक्ति को अधिक फायदा होगा। इस व्यक्ति को अगर हम 21 में समायोजित करें तो इसकी स्थिति कानून के समक्ष क्या होगी, और अगर इसे हम 20 में रखें तो इसकी स्थिति कानून के समक्ष क्या होगी। और इन दोनों बातों पर विचार करने के उपरांत इसकी स्थिति अगर 21 में अधिक फायदेमंद दिखाई देती है तो हम इसे 21 में समायोजित करेंगे, और अगर इसकी स्थिति 20 में समायोजित किए जाने पर अधिक फायदेमंद दिखाई देती है तो हम इसे 20 में समायोजित करेंगे, क्योंकि निर्वचन का दांडिक विधि के संबंध में जो सिद्धांत है वो ये भी है कि कर्ता यानी अभियुक्त जिस दशा में अधिकतम फायदा प्राप्त कर सके, विधि का वही अर्थान्वयन उसकी दशा के संबंध में स्वीकार होना चाहिए। तो ये व्यक्ति जो ठीक 7 साल का है, इसे अगर हम 21 में समायोजित करें तो इसे स्वयं इस व्यक्ति को ये और साबित करना पड़ेगा कि इसकी आयु तो कम है ही, लेकिन आयु
इसके कम होने के कारण इसकी जो मानसिक दशा है ये इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि ये अपराध करने में समर्थ हो जाए। क्योंकि वहां क्या लिखा है आप देखेंगे, 21 को तो कहता है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य, यानी 21 तभी लागू हो सकती है जब कार्य के कर्ता का, यानी उस बालक का जिसके संबंध में निर्णय लेने की बात हो रही है, उसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है किंतु 12 वर्ष से कम है और उसकी समझ कैसी है, अपरिपक्व। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसकी आयु 7 वर्ष से ऊपर है और 12 वर्ष से कम भी है, लेकिन उसकी समझ ये अपरिपक्व नहीं है बल्कि संबंधित कर्ता के संबंध में परिपक्व है, तो वो व्यक्ति 21 से शासित नहीं होगा। और जब वो 21 से शासित नहीं होगा तो सामान्य दांडिक विधि से शासित होगा, और सामान्य दांडिक विधि से शासित होगा तो उस पर पूर्ण दांडिक दायित्व तो ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 21 इसमें हम इस व्यक्ति को समायोजित करें जो ठीक 7 साल का है, तो इसकी स्थिति ज्यादा कठिन होगी, क्योंकि इसे 2 बातें साबित करनी पड़ेंगी कि मेरी आयु 7 वर्ष से अधिक जरूर है किंतु मेरी आयु 12 वर्ष से कम है और मेरी समझ अपरिपक्व है। अगर ये अपनी समझ की अपरिपक्वता को साबित नहीं कर सका तो इसका मामला जनरल एक्सेप्शन से बाहर चला जाएगा, और इसका मामला अगर जनरल एक्सेप्शन से बाहर गया तो अपने कृत्य के संपूर्ण दांडिक दायित्व के लिए यह व्यक्ति उत्तरदायी हो जाएगा। और जबकि अगर इसे हम 20 में समायोजित करें, क्योंकि इसकी आयु ठीक 7 वर्ष, तो नो डाउट 20 में यह लिखा है कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक, लेकिन अगर इसे हम 20 में रखते हैं तो हम देखें कि 20 क्या कहती है। 20 ओपनिंग वर्ड्स में कह देती है कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है। नो डाउट यहां लिखा है कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक, लेकिन वो व्यक्ति जो ठीक 7 साल का है, 7 वर्ष से कम आयु का नहीं है, अगर वो 21 में रखा जाए, ठीक है ना, 21 में भी समायोजित हो सकता है और 20 में भी, क्योंकि दोनों में ठीक 7 साल के आयु के बालक के संबंध में कोई उपबंध है ही नहीं, तो लिबर्टी है किसके पास, उनके पास जो इस बालक को जो ठीक 7 वर्ष का है दांडिक दायित्व के अधीन लाना चाहते हैं, उनके पास स्वतंत्रता है कि वे इस व्यक्ति को 20 में रखें या 21 में, लेकिन किसी भी स्वतंत्रता का उपयोग अनियंत्रित और मनमाने ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए इस दशा को नियंत्रित करने के लिए अर्थान्वयन का एक अन्य सिद्धांत भी है, और वो अन्य सिद्धांत क्या कह रहा है, वो अन्य सिद्धांत कहता है कि आप वो अर्थान्वयन स्वीकार करेंगे जो अभियुक्त को फायदा पहुंचाए। अब अगर अभियुक्त को फायदा पहुंचाने वाला अर्थान्वयन हम स्वीकार करना चाहें तो 21 तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि 21 को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ उसके मार्जिनल नोट को देखें तो उसका मार्जिनल नोट कह देता है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का और अपरिपक्व
समझ का बालक, इमेच्योर मेंटेलिटी का जो बच्चा है, उसको ये सेक्शन लागू होगा। यानी एंड कंजंक्शन इसका प्रयोग हो जाने के कारण ये जो कार्य का करता है, इसे दोनों तथ्यों को साबित करना होगा, न सिर्फ अपनी उम्र को बल्कि अपनी समझ की अपरिपक्वता, इसको भी साबित करना पड़ जाएगा। अदरवाइज इसका मामला जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा, और जनरल एक्सेप्शन में अगर इसका मामला नहीं आया तो ये कानून के समक्ष कठोर स्थिति या कठिन स्थिति या दुरूह और असाध्य स्थिति में पड़ेगा। और जबकि इसका मामला जो ठीक 7 साल का है, अगर 20 में आ जाए तो 20 के तो शुरुआती शब्द कहते हैं कि कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध है ही नहीं, इसने कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो। यानी इसका कृत्य अपराध की किसी परिभाषा में आता हो, लेकिन वो अपराध नहीं है। और क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आपसे लगातार जब से आईपीसी या बीएनएस शुरू की है तब तो एक ही बात बोली कि आईपीसी या बीएनएस के अंतर्गत सामान्य तौर पर अपराध करने के लिए आशय, इसकी एक विशेष श्रेणी, विशेष प्रकार का आशय या विशेष प्रकार का ज्ञान चाहिए। मार डालने के आशय से, किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य ये कारित करने के लिए, ठीक है, या वस्तु को बेईमानी से ले लेने के आशय से, बेईमानी से, ठीक है, सामान्य आशय नहीं, ले लेने का आशय नहीं, ले लेने का आशय तो बहुत बार होता है, बेईमानी से ले लेने का आशय, ये एक विशेष प्रकार का आशय, एक विशेष प्रकार का ज्ञान आईपीसी के अपराधों में या बीएनएस के अपराधों में अपराध के आवश्यक संगठक इसके तौर पर वर्णित हुआ है। और वो बच्चा जो 7 वर्ष से कम आयु का है, उस बच्चे के मस्तिष्क में आशय और ज्ञान की ये विशेष दशा ये हो ही नहीं सकती। इसलिए धारा 20 उस बच्चे को जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है संपूर्ण दंडिक दायित्व से मुक्त कर देती है। अब सवाल यह है, वो बच्चा जो ठीक 7 साल का है, अगर 10 मिनट भी ऊपर हो जाएंगे और यह साबित कर दिया जाएगा कि इसकी आयु 7 साल 10 मिनट है, 7 साल 1 मिनट है, तो भी वो कहां आ जाएगा? 21 में, तब भी वो 21 में आ जाएगा। और फिर समझ की अपरिपक्वता ये भी उसे साबित करनी ही पड़ेगी। तो वो बच्चा जो ठीक 7 वर्ष का है, उसमें डेफिनेटली अगर हम सोचें और समझें तो उसकी जो मानसिक दशा है वो ठीक वैसी ही होगी जैसी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे की होगी। कोई 10 मिनट में वो मेंटली बहुत मैच्योर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ठीक 7 वर्ष का जो बच्चा है उसे दोनों दृष्टिकोणों ये भी ठीक है कि 7 वर्ष 10 मिनट का अगर बच्चा है तो अगर हम 21 में उसे समायोजित करेंगे तब भी ये तर्क आ सकता है, तो क्या 10 मिनट में वो इतना मैच्योर हो गया कि साहब उसे समझ के परिपक्वता ये भी साबित करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको संपूर्ण दंडिक दायित्व होगा। ये कुछ न्यायोचित नहीं दिखाई देता। ये तर्क तो यहां भी आ सकता है, लेकिन विधायिका को यह हक है कि वो जहां चाहे लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना, और उन्हें कहीं ना कहीं लाइन खींचनी ही पड़ेगी। वो जहां लाइन खींचेंगे वहां ये तर्क आएंगे ही। इसलिए
7 वर्ष से अधिक आयु है, तब तो बात खत्म ही हो गई, तब तो 21 में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो लाइन स्वयं विधायिका ने खींची है और हम विधायी विवेक पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने को अधिकृत नहीं है, इसलिए वो लाइन विधायिका ने खींची है। लेकिन ठीक 7 वर्ष के बच्चे के संबंध में कोई उल्लेख स्वयं विधायिका ने नहीं किया, इसलिए इस बच्चे के संबंध में व्यवस्था देने का हक किसको आ गया? उन लोगों को आ गया जिन्हें कानूनों का अर्थान्वयन करने का हक भारत के संविधान ने दिया है, और कानून के अर्थान्वयन का अधिकार ये न्यायालय का है। तो जहां लाइन ऑफ, ठीक है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल कहे, जहां स्वयं विधायिका ने खींच दी, वहां तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्षेत्र विधायिका का है, उसमें न्यायालय भी कोई कुछ नहीं, न्यायालय सहित कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वहां तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर व्यक्ति ठीक 7 साल का है तो उसके संबंध में व्यवस्था यही होनी चाहिए जो 20 में दी गई है, और 20 में दी गई व्यवस्था ही ठीक 7 साल के बच्चे के संबंध में लागू होती है, उस बच्चे के सहित जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है, यानी 7 वर्ष से कम और ठीक 7 वर्ष का जो बच्चा है, दोनों पर किसी प्रकार का कोई दंडिक दायित्व तो होता ही नहीं, क्योंकि उसका कृत्य अपराध है ही नहीं। और इसलिए नहीं कि अपराध विधायिका ने कह दिया, इसलिए नहीं, ये तो है ही है कि विधायिका ने कह दिया इसीलिए नहीं, लेकिन विधायिका ने क्यों कह दिया उसे भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि विधायिका का कोई काम ऐसा नहीं होता जो बिना सोच विचार के किया गया हो। प्रत्येक विधायी कृत्य सुविचारित ढंग से किया जाता है। तो विधायिका ने जो 7 वर्ष के या उससे कम आयु के बच्चे में आपराधिक दायित्व न होने की कल्पना की है, वो इसी आधार पर है, क्योंकि वो विशेष ज्ञान और वो विशेष आशय जो अपराधों को करने के लिए जरूरी है, चाहे आप उन्हें कृत्य के माध्यम से करो और चाहे लोभ के माध्यम से, वो आपराधिक आशय और ज्ञान या वो बेमनस्य की भावना या वो बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक काम करने की इच्छा उस बच्चे में होती ही नहीं। इसलिए बच्चा ये अपराध करने में अक्षम है। हाँ, ये ठीक है कि बच्चा जब 7 वर्ष से ऊपर आ गया तो वो 7 वर्ष 1 मिनट का हो गया, 2 मिनट का हो गया, और 12 वर्ष तक विभिन्न आयु वर्गों में उसे बांटा जा सकता है। तो चूंकि विधायिका ही लाइन को खींचने के लिए सक्षम है, उसने वही लाइन खींच दी कि 7 वर्ष से अधिक आयु का अगर बच्चा है और 12 वर्ष से कम है, और यहां भी वही बात आएगी कि अगर ठीक 12 साल का है तो भी वो किससे 21 से गवर्न होगा। जब 12 वर्ष से ठीक ऊपर चला जाएगा तो 20-21 दोनों के क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। अगर ठीक 12 साल का है तो 21 में ही आएगा, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम। अगर ये बच्चा है तो विधायिका सामान्यतः इसे अपराध करने के लिए सक्षम मानेगी। ठीक है, आप जो एलएलबी में याद करते हैं, ठीक है, वहां आपका भाव ठीक होता है लेकिन ढंग बिल्कुल गलत होता है, और ढंग के गलत होने के कारण आपका कॉन्सेप्शन कभी सही नहीं होता। सामान्य नियम यह है कि 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा है और 12 वर्ष से कम है या ठीक 12 साल का है तो उस पर संपूर्ण आपराधिक दायित्व है, संपूर्ण आपराधिक दायित्व। और इस नियम को जहां से लिया गया इंग्लैंड है, इंग्लैंड में यह माना गया है। हालांकि वहां 7 वर्ष और 12 वर्ष नहीं माना गया कभी भी, वहां 10 वर्ष, ठीक है, इससे नीचे के बच्चे पर आपराधिक दायित्व नहीं, और 10 से लेकर 14 तक
ठीक है, 10 से लेकर 14 तक के जो बच्चे हैं उन पर आपराधिक दायित्व न होने की बात की गई है। ठीक है, कि उन पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक बात कही गई है कि अगर उनके संबंध में यह साबित कर दिया जाए कि वे दुष्टतापूर्ण विवेक, यदि दुष्टतापूर्ण विवेक कहने या मेंसरिया कहने, क्योंकि दुष्टतापूर्ण विवेक ये भी मेंसरिया की ही एक श्रेणी है, कि अगर प्रोसिक्यूशन उनके बारे में साबित करे कि उनमें दुष्टतापूर्ण विवेक है तो वे अपराध करने के लिए सक्षम माने जाएंगे। ठीक है ना, तो वे अपराध करने के लिए सक्षम मान लिए जाएंगे। लेकिन प्राचीन इंग्लैंड में जब मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तब वहां यह माना जाता था कि बलात्कार या सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्हें करने में बच्चा अक्षम रहेगा, क्योंकि तब मेडिकल साइंस उतनी डेवलप नहीं थी। इसलिए माना यह जाता था कि सेक्सुअल ऑफेंसेस करने के लिए जो शरीर की दशा चाहिए, वो शरीर की दशा 14 साल से कम आयु के बच्चे की नहीं हो सकती। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नत हुआ, एंडोक्राइनोलॉजी जैसे, ठीक है, विज्ञान आए हैं, तो एंडोक्राइनोलॉजी आपकी जो हार्मोन्स को सेक्रेट करने वाली ग्रंथियां हैं शरीर में, उनसे संबंधित विधा है मेडिकल साइंस की। और उन्होंने यह बताया कि नहीं, 14 साल से पहले भी जो हार्मोन्स है उनका सेक्रेशन शुरू हो सकता है और 14 साल का बच्चा भी सेक्सुअल ऑफेंसेस करने में सक्षम हो सकता है। तो वहां सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट करके अलग से अधिनियम लाए और उसमें अलग ढंग से व्यवस्थाएं की। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जब 1860 में आईपीसी बनी, तब इंग्लैंड में एक नियम प्रचलित था कि बच्चा नॉर्मली अपराध करने में अक्षम है। क्यों? वो बच्चा है, उसकी आयु कम है, उसकी आयु कम है, इसलिए वो अपराध करने में अक्षम है। लेकिन वहां एक सिद्धांत और प्रचलित था कि सेक्सुअल ऑफेंसेस छोड़ दें, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंसेस में तो उसके शरीर की दशा ही ऐसी नहीं है। तत्कालीन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कि शरीर की जो दशा सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए होनी चाहिए वो हो सकती है, ऐसा तत्कालीन चिकित्सा विज्ञान मानता ही नहीं था। इसलिए इंग्लैंड में यह बात थी कि 10 से 14 का जो बच्चा है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस तो कर ही नहीं सकता, लेकिन शेष जो अपराध है वो भी वो नहीं कर सकता, लेकिन कर भी सकता है यदि प्रोसिक्यूशन ये साबित कर दे कि इसमें दुष्टतापूर्ण विवेक था, अर्थात इसमें मेंसुरिया थी, अर्थात ये इतना मैच्योर हो गया था कि इसमें मेंसुरिया आ जाए, दुष्टतापूर्ण विवेक आ जाए। अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित कर देता तो उसकी उम्र की जो कमी है, अब तक उसे लाभ दे रही थी, कानूनी सिद्धांतों के मुताबिक दुष्टतापूर्ण विवेक उसकी उम्र की ये कमी पूरी कर देता था और वो उसी प्रकार बरते जाने के योग्य हो जाता था जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति से बर्ताव होता है। इसी सिद्धांत को भारतीय दंड संहिता के नियामकों ने, भारतीय दंड संहिता बनाने वालों ने धारा 83 के रूप में भारतीय दंड संहिता में स्थान दिया था और उन्होंने लिखा कि 7 वर्ष से अधिक, वहां 10 से 14 था, यहां उन्होंने 7 वर्ष से अधिक कर दिया, क्योंकि उन्हें यहां शासन करना था। यहां वो अधिकतम लोगों को आपराधिक दायित्व के अधीन लाना चाहते थे। ठीक है, उनकी मंशा यहां आपराधिक दायित्व से मुक्त करने की नहीं थी, तुम्हारा कल्याण भाड़ में जाए। ठीक है ना, इसीलिए आईपीसी की शुरुआती क्लास में हमने कहा था, उन्होंने नाम क्या रखा, भारतीय दंड संहिता। उन्होंने सिर्फ दंड देना उनका उद्देश्य था, दंड देने के अलावा उनका कोई और उद्देश्य था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि एसआईआर बंगाल में चल रहा है, वो सॉरी बिहार में चल रहा है, ठीक है, विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूचियों का, तो उनका जिस दिन हमें यह लगेगा कि मतदाता सूचियों का
विशेष पुनरीक्षण मतदाताओं को निकालने के लिए चलाया जा रहा है, उस दिन हस्तक्षेप करेंगे, उससे पहले नहीं। जब तक मतदाता सूची को प्यूरिफाई करने के लिए अगर पुनरीक्षण हो रहा है तो होना चाहिए। समावेशी प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें नहीं होना चाहिए उन्हें निकालेंगे, जिन्हें होना चाहिए उन्हें लाएंगे। जिस दिन हमें यह लगेगा कि समावेशी प्रक्रिया नहीं है बल्कि उद्देश्य यह निकालना है, उस दिन हस्तक्षेप करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, वही बात कि उन्हें यहां तुम्हारे कल्याण से कोई लेना देना नहीं था, वो तो अधिकतम लोगों को दंड देने के लिए आए थे। इसलिए छोटे से छोटा बच्चा भी दांडिक दायित्व के अधीन आ जाए, ऐसी व्यवस्था बनाओ। और इसीलिए नाम रखा था उन्होंने दंड संहिता। और इसीलिए राज्य के विरुद्ध अपराध वो तो तत्काल थे भाई। जैसे ही आपका जनरल एक्सेप्शन खत्म होता था 106 में, 107 से अबेटमेंट आ जाता था, और 107 से अबेटमेंट चलता था 120 तक, और 121 में राज्य के विरुद्ध अपराध। वो जैसे ही खत्म होते थे वैसे सेना 130, 131, 131 से 140 आते थे। सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों, इनके विद्रोह आदि के संबंध में होने वाले अपराध। उसके बाद बढ़ते थे आगे, क्या आ जाता था? लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। उसके बाद आगे बढ़ते थे तो क्या आ जाता था? रिश्वत लेने से संबंधित अपराध। उससे आगे बढ़ते थे न्याय प्रशासन पर, ठीक है, 172, 100 वो आता था न्याय प्रशासन पर विपरीत प्रभाव डालने वाले अपराध। उसके आगे बढ़ते थे मिथ्या साक्ष्य, इससे संबंधित अपराध आ जाते थे। उससे आगे बढ़ते थे सिक्कों, करेंसी नोट, इनसे संबंधित। उससे आगे बढ़ते थे न्यूसेंस, उससे आगे बढ़ते थे धार्मिक विषय। आदमी की मौत हो तो उनके लिए बहुत बात की चीज थी। 299, 300 यहां आता था मसला। और अब जब हुआ तो नाम ही नहीं बदला, सोच दिखाई देती है कि हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि आपका नाम सिर्फ नाम नहीं है, आपका नाम उस सोच को प्रदर्शित करता है जो नाम रखने वाले की है। बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं होता, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है जब उसका नाम रखा जा रहा है। जिसने रखा है उसकी सोच को उस नाम में देखा जा सकता है। आप देखें, भारत स्वतंत्र हुआ, राजपथ, वो महान नेता राहुल गांधी बता रहे थे कि मुझे, ठीक है, राज व्यवस्था से चिढ़ है। अगर राज व्यवस्था से चिढ़ी थी तो नाना नानी पूरी नंसार माताजी और जाने कौन कौन नौकर चाकर, मनमोहन सिंह को तो नौकरी मानना ठीक होगा, नौकर चाकर प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उसका नाम राजपथी रहा। ठीक है, राजपथी रहा। जब एक गरीब आदमी, हालांकि गरीब आदमी पैदाइशी कोई गुण नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक संघर्षशील व्यक्ति जब वहां पहुंचा, उसको पहली बार नाम बदल दिया, तो राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ। तो नाम, ठीक है, आपके दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। ठीक है, अब आज हम अखबार पढ़ रहे थे कि वो सेक्रेटरिएट, उसका नाम रखेंगे कर्तव्य भवन। तो ये आपकी सोच को बताता है कि शासक किस मानसिकता के लोग हैं। तो उन्होंने रखा था दंड संहिता। आप देखते हैं पूरी योजना तो अजीब ढंग की दिखाई देती। इसीलिए इंग्लैंड में 10 से 14, यहां कितनी, 7 से 12। हां, बेसिक प्रिंसिपल वही है कि अगर मानसिकता ये अपरिपक्व नहीं है, अर्थात आप दुष्टतापूर्ण विवेक के सहित विवेक धारित करने में सक्षम हैं। जब मानसिकता अपरिपक्व नहीं होगी तो आप दुष्टतापूर्ण विवेक सहित सदविवेक, हर प्रकार का विवेक
इसको धारित करने में सक्षम होंगे। और जब आप सद्विवेक या दुष्टतापूर्ण विवेक इसे धारित करने में सक्षम हो रहे हैं, तो फिर आपकी आयु की कमी पर कोई ध्यान दिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जहां 12 साल के ऋषि से बैठकर 12,000 ऋषियों ने कथाएं सुनी है। ठीक है, कहते हैं ना कि सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं। ठीक है, तो सुखदेव जी महाराज जब ऋषियों को कथा सुना रहे हैं भागवत की, तो उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष है। ठीक है, हम लोगों में जो सप्त ऋषि की कल्पना है, ठीक है, सनत, सनंदन, सनत कुमार, ठीक है, ऐसे करके उनके 7 ऋषियों का नाम है, वे 7 वर्ष के ही हैं, ऐसा माना गया। ठीक है, तो प्रतिभा उम्र की गुलाम नहीं है। ऐसे दुष्टतापूर्ण विवेक, क्योंकि विवेक भले ही दुष्टतापूर्ण हो, है तो वो विवेकी है। तो ये दुष्टतापूर्ण विवेक 7 वर्ष से अधिक आयु या 12 वर्ष से कम का जो बच्चा है, इसमें हो सकता है। और अगर उसमें दुष्टतापूर्ण विवेक है, तो फिर उसे बच्चा मानना ठीक नहीं होगा। फिर उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट करके उसके साथ आपराधिक विधि के मुताबिक व्यवहार होना चाहिए। यद्यपि यह माना गया है कि व्यक्ति अगर अपराध की ओर मुड़ा, तो इसमें समाज का भी दोष है। और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी दुनिया में उन बच्चों के लिए जो 18 साल से कम हैं, उन्हें किशोर मानते हुए, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जैसे अधिनियम पारित किए गए और उनकी विशेष व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी उनके साथ बच्चों से अधिक कठोर व्यवहार की जो सिफारिश है, कम से कम ये दांडिक विधि जरूर करती है। तो चूंकि ये बेसिक प्रिंसिपल इंग्लैंड में था कि अगर दुष्टतापूर्ण विवेक यानी मिस्चीवियस सोच बच्चे में है, तो इसकी ये मिस्चीवियस सोच इसकी उम्र की कमी को पूरा कर देती है। और फिर इसकी उम्र की कमी चूंकि पूरी हो गई, तो फिर इससे सामान्य व्यवहार होना चाहिए उसी प्रिंसिपल के मुताबिक। यहां भी यह रखा गया। यद्यपि इंग्लैंड से फर्क यहां पर यह हुआ, इंग्लैंड में बलात्कार और सेक्सुअल ऑफेंसेस के संबंध में पूर्ण मुक्ति मिली थी, क्योंकि तत्कालीन जो साइंटिफिक इन्वेंशंस थे वो ये मानते थे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए शरीर की जो दशा होनी चाहिए वो बच्चे की नहीं हो सकती, उस बच्चे की जो 14 साल तक का है। लेकिन कालांतर में वहां भी सोच परिवर्तित हुई है और हमारे यहां तो शुरुआत से ही ऐसी कोई एक्सेप्शन स्वीकार ही नहीं हुए, क्योंकि 21 में आप देखें तो क्या लिखा है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों पर निर्णय कर सके। प्रकृति और परिणाम, ठीक है, दोनों पर निर्णय कर सके। ठीक है, जरा ठीक है, पुरानी में देखें, पुरानी में यही लिखा है। देखना पड़ेगा कि पुराना आखिर अधिनियम क्या कह रहा है। हाँ, यही लिखा है, प्रकृति और परिणामों पर निर्णय कर सके। नेचर ऑफ द एक्ट, नेचर ऑफ द एक्ट का मतलब यह हुआ कि बच्चे को यह नहीं मालूम कि ये कृत्य जो हम कर रहे हैं ये दूसरे के लिए हानिकर है या लाभदायक। ठीक है, हानिकर या लाभदायक का निर्णय नहीं कर सकता हूं, प्रकृति नहीं जानता और परिणाम भी नहीं जानता। ये विधि विरुद्ध है, दोषपूर्ण है, क्या है,
कुछ नहीं जानता। यदि ये दशा है और उसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है किंतु 12 वर्ष से कम है, तो उसकी बात या उसका कृत्य अपराध नहीं है और कानून दोनों तरह से पढ़ा जाएगा। इसका मतलब उसका कार्य अपराध है, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। यदि उसकी उम्र भले ही 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम है किंतु उसकी समझ अपरिपक्व है, उसकी समझ परिपक्व है और वो अपने कार्य के परिणामों को और उसकी प्रकृति को समझने लायक है, उसकी समझ इतनी परिपक्व है, तो फिर उसका काम अपराध है। यह भी बात 21 या 83 में लिखी है, ऐसा ही मानकर चला जाएगा, क्योंकि कानून में जो अभिव्यक्त तौर पर लिखा है वो भी पढ़ा जाएगा और जो विविक्षित लिखा है वो भी पढ़ा जाएगा। विविक्षित मीनिंग देयर बाय कि जो लिखा है उसका संभाव्य अर्थ, उसका पॉसिबल मीनिंग जो निकलता है वो भी पढ़ा ही जाएगा। इसलिए 20 और 21 दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं और एक कोड जैसा निर्माण कर देते हैं। ठीक है, वहां 7 वर्ष से कम आयु, यहां 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम, दोनों जगह 7 वर्ष के व्यक्ति का उल्लेख नहीं। लेकिन दांडी विधि के निर्वचन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के मुताबिक निर्वचन करने के आधार पर जो व्यक्ति ठीक 7 साल का है उसे हम धारा 20 इसमें समायोजित करेंगे और धारा 21 इसमें अगर किसी बच्चे का काम आ रहा है तो उसके बारे में विधिक उपधारणा यह होगी कि वो अपने कार्य के परिणामों को जानता है, क्योंकि न्यायालय के समक्ष आएगा ना, फिर वो दावा करेगा कि हमारा काम अपराध नहीं है। ठीक है ना, तो उसे ही साबित करना होगा, या प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा एविडेंस ले आए जिससे उसकी समझ की अपरिपक्वता दर्शित होती हो और उसके आयु के तथ्य भी न्यायालय के समक्ष हो, तो उसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज उसे ही साबित करना होगा। अन्यथा उपधारणा यह होगी कि आप यानी वो व्यक्ति जो 7 वर्ष से कम है और 7 वर्ष से अधिक है और 12 वर्ष से कम है, वो अपने कार्य के परिणामों को जानता है, क्योंकि ये उपधारणा हर व्यक्ति के कार्य के संबंध में की जाती है, किसी के भी संबंध में ये उपधारणा नहीं है कि वो अपने कार्य के परिणामों को नहीं जानता। सबके बारे में उपधारणा यही की जा सकती है कि वो अपने कार्य के परिणाम को जानता है। अगर वो कहता है हम नहीं जानते, तो उसे ही साबित करना होगा कि वो अपने कार्य के परिणाम को जानता है या नहीं। ये उपधारणा नहीं हो सकती कि कोई अपने कार्य के परिणाम को नहीं जानता। ये कैसे माना जा सकता है? इसे मानने का कोई आधार नहीं। और इसीलिए एविडेंस एक्ट की धारा 106 में यह सिद्धांत है कि अगर कोई विशेष तथ्य किसी की जानकारी में है तो उसे ही साबित करना होगा। और इसीलिए धारा 105 ये कहती है कि यदि आपने जनरल एक्सेप्शंस का तर्क ले लिया तो आप ही साबित करेंगे कि आपका मामला जनरल एक्सेप्शंस में आता है। क्यों? इसलिए क्योंकि दुनिया में यही माना जा सकता है, इसके अलावा कुछ माना ही नहीं जा सकता कि आप अपने कामों के परिणामों को जानते हैं। इसके अलावा क्या माना जा सकता है? क्या माना जा सकता है? यही माना जा सकता है कि घटनाएं अपनी गति से घटी होंगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि घटना अपनी गति से नहीं घटी तो फिर दो बातें हैं। एक कि घटना के अपनी गति से घटित न होने का कोई कारण होगा, अन्यथा कैसे नहीं घटी। और दूसरी जो बात है वो ये कि आपको जानकारी है कि घटना अपनी गति से नहीं घटी और ये जानकारी आपने किसी ढंग से प्राप्त की होगी, तो दोनों आप ही को सामने रखना उचित होगा।
ठीक है। और इसी ढंग से साक्ष्य के नियम इंडियन एविडेंस एक्ट में बनाए गए हैं, जिनके संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो 7 वर्ष से अधिक आयु अगर आपकी है और 12 वर्ष से कम है, तो फिर आपके बारे में जो उपधारित होगा वो ये उपधारित होगा कि आप अपने कार्य के परिणाम को जानते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बारे में माना जाए कि आपका काम अपराध नहीं है, तो फिर आप साबित करो कि आप में समझ की ऐसी परिपक्वता नहीं थी। बच्चा है, 7 वर्ष से अधिक है, 12 वर्ष से कम है, उसके बारे में साबित किया गया है कि वो न सिर्फ तलवार लेकर दौड़ा दूसरे की ओर, बल्कि यह भी कह रहा था कि आज तुम्हें काटकर फेंक देंगे, और उसने तलवार चलाई और मार दिया। कैसे मारा जाए कि उसकी समझ परिपक्व नहीं थी? उसे कैसे मालूम था कि काटकर फेंका जा सकता है इस चीज से, और काटकर फेंकने से गुस्से में दौड़ रहा था। ठीक है, इसका मतलब प्रतिहिंसा उसके मन में थी। तो आपको यह साबित करना होगा कि समझ अपरिपक्व। हाँ, यह अलग बात है, खेल रहे थे, उसमें कुछ हो गया, उसमें भी दुर्घटनावश हुआ है, वो एक अलग बात है, और समझ की अपरिपक्वता के कारण हुआ है, जो दूसरी बात है। कानून में बाल की खाल निकलेगी, बाल की खाल। ठीक है, क्यों हुआ ये एकदम स्पेसिफिकली निर्धारित किया जाएगा। सुबह हम लोग बात करेंगे। अगर माहौल रहा तो फिर सेम ऑफेंस, क्योंकि अब डबल जियोपार्डी हमें अनुच्छेद 20 में बतानी है, वहां कहेगा समान अपराध के लिए आपको दो बार दंड नहीं दिया जाएगा। प्रश्न उठेगा, अपराध समान कब होते हैं? ठीक है, अपराध कब समान है, यह प्रश्न उठेगा। हत्या आतंकवादी भी करेगा और हत्या हत्यारा भी करेगा, लेकिन आतंकवादी, उसके द्वारा की गई हत्या भले एक की गई हो, वो आतंकवाद का कृत्य है, और उसके संबंध में टाडा या कोटा जैसे कानून, इनके अंतर्गत कार्रवाई ये भी ठीक कही जाएगी। और अगर व्यक्ति ने एक हत्या की है और वो सामान्य हत्या है, तो उस पर 302 में मुकदमा यही चलेगा। ठीक है, या 103 में मुकदमा वर्तमान में ये चलेगा। अब यह भी हो सकता है कि व्यक्ति जो आतंकवादी है, इस पर हम दोनों में मुकदमा चलाएं, इस पर हम दोनों में मुकदमा चलाएं, क्योंकि मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है। अनुच्छेद 20 कहता है एक ही ऑफेंस के लिए दोबारा अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अभियोजित और दंडित, ठीक है, ये शब्द बोलता है। तो यह भी हो सकता है हम उसे 302 में भी दंड, ठीक है, मुकदमा चलाएं और उसमें भी चलाएं जो आतंकवादी कृत्य हैं, और मानो आतंकवादी कृत्य में वो छूट जाए तो हम 302 में उसे दंडित कर दें, यह भी संभव है, क्योंकि वो कहता है अभियोजित और दंडित। आतंकवादी के तौर पर जो उस पर मुकदमा चला उसमें वो दंडित नहीं हुआ, छूट गया, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, वहां शब्द आए अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इस पर चर्चा होगी, देखेंगे। हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कानून में बाल की खाल निकलेगी। सेम ऑफेंस, उसने कहा सेम ऑफेंस के लिए, तो सेम ऑफेंस होता कब है? परिणाम से ऑफेंस सेम नहीं होता। जो आवश्यक संगठक हैं, आपने मार डालने के आशय से व्यक्ति को मारा, हत्या है, और आपने किसी मिशन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की हत्या की, अब आतंकवादी करते हैं। सामने वाले के प्रति आपके मन में कोई द्वेष नहीं था,
आमिर अजमल कसाब ने यहां जिन लोगों को मारा, उन्हें तो उसने जीवन में कभी देखा नहीं। बताया यह गया कि मतलब कई लोगों, हजार तो हत्या खैर नहीं हुई थी, कई लोगों को मारने के बाद उसने एक कुंडी खटखटा के एक घर से पानी मांगा, क्योंकि थकान तो होती ही है, आप गंदा काम करो या अच्छा करो। जिसने पानी ला कर दिया, पानी पिया और फिर उसे मार दिया। ठीक है, यह है आतंकवादी कृत्य। ठीक है, हत्याएं ये भी हैं, लेकिन ये वो हत्या नहीं है, और इसीलिए वो झूठ कहते हैं। हम नाथूराम गोडसे के का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ कानून के नाते एक बात कह रहे हैं। नाथूराम गोडसे के लिए जो कहते हैं कि आतंकवादी कृत्य, गलत। उसने हत्या की, हत्यारा था बस, आतंकवादी नहीं था, गलत। ये आप सिर्फ पॉलिटिकल, राजनीतिक लाभ के लिए ये कहते हैं। उसके मन में गांधी के प्रति घृणा थी, ठीक है, इसलिए उसने गांधी को मारा। वही मानता था ये घृणित व्यक्ति, इसलिए उसने मारा। वो एक हत्यारा है, आतंकवादी नहीं, गलत। तो कानून में हमेशा बाल की खाल आएगी, हमेशा एकदम सत्य स्वरूप चीजों का यही देखा जाएगा। तो 7 से ऊपर का और 12 साल से कम का बच्चा था, उसने समझ की अपरिपक्वता, इसके कारण कोई ऐसा काम कर दिया जो आपराधिक दायित्व है, ये जिसके लिए आपराधिक दायित्व हो सकता है। तो अगर दोनों चीजें मिल रही हैं तो उसकी बात अपराध नहीं है, ये माना जाएगा। और समझ की परिपक्वता है उसमें, दुर्घटना हुई है। अब हम फिर देखेंगे कि दुर्घटना उपेक्षा के कारण हुई, उतावलेपन से हुई, विधिपूर्ण कार्य करने में विधिपूर्ण ढंग से हुई, आपराधिक काम करने में हुई। ठीक है, और इन सारी बातों के आधार पर फिर उसका दायित्व निर्धारित होगा। क्यों? समझ की परिपक्वता है। ठीक है, समझ की परिपक्वता भी है, उम्र भले ही 12 से कम है और 7 से ऊपर है। तो समझ की अपरिपक्वता और दुर्घटना दोनों अलग अलग बातें हैं। दुर्घटना के मामले में यदि यह साबित किया गया कि दुर्घटना हुई किंतु इसी की उपेक्षा, इसी के उतावलेपन से या अवैध काम को करने में हुई, तो फिर दायित्व होगा। ठीक है, तो दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं और उनको अलग अलग ही समझना है। तो 20-7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का कार्य और 21-7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से, ठीक है, कम आयु के व्यक्ति का काम, वो भी उस दशा में जबकि उसकी समझ अपरिपक्व है। किस लिए? कार्य के परिणाम और कार्य की प्रकृति, इसे समझने में जब वो असमर्थ है। अब इसके बाद, अच्छा, ये क्यों अपराध नहीं माने गए? इसलिए क्योंकि यहां समझ की परिपक्वता और वहां आयु उस विशेष आशय और उस विशेष ज्ञान को धारण करने में कार्य के कर्ता को अक्षम बना रही है। जो विशेष आशय और जो विशेष ज्ञान कार्य के कर्ता में आपराधिक कृत्य करने के लिए होना ही चाहिए, ऐसा आपराधिक विधि कहती है। इसलिए इन बच्चों के काम अपराध नहीं माने गए। ठीक है ना? जैसे आप लोग एक और चीज याद कर लेते हैं, बोले सडन प्रोवोकेशन, यानी आपका आवेश, ठीक है, इसके कारण अप्रतिरोध आवेश, ऐसा आवेश, ऐसा गुस्सा जिसे आप रोक ही नहीं सकते, प्रकोपन, प्रोवोकेशन, अगर ये है तो आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है ये होगा गलत। जब हम लोग हत्या पर पहुंचेंगे तो 2 जगह ये स्थिति आएगी। एक जगह कहेगा झगड़ा जनित आवेश। आवेश कैसा हुआ? क्यों आया? अचानक झगड़ा हो गया, अचानक झगड़ा जनित आवेश अगर आपको आया है, ठीक है, तो अचानक झगड़ा जनित आवेश है और आपने
इस आवेश का कोई अनड्यू फायदा ये नहीं लिया है, अनड्यू फायदा नहीं लेना चाहिए आपको, और कोई अप्रायिक तरीका ये भी इस्तेमाल नहीं किया और किसी की मृत्यु कारित कर दी उन परिस्थितियों में कि अन्यथा वो मृत्यु क्या करती, हत्या को गठित कर देती। तो चूंकि आपको अचानक झगड़ा जनित आवेश आया था, आपने उस आवेश का कोई अनड्यू लाभ भी नहीं लिया और उसी ढंग से, जिस ढंग से प्रायः लोग दूसरे की मृत्यु कारित करते हैं, उसी ढंग से मृत्यु कारित किए। अब आपका काम एक्सेप्शन संख्या 4 इसमें आ गया और आपका काम हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध बन गया और इनमें से एक की कमी हो गई। यानी आपने क्या किया, प्रायः जिस ढंग से लोग हत्या करते हैं उस ढंग से नहीं, एक्सेप्शनली अत्यंत क्रूरता पूर्वक सामने वाले की हत्या कर दी या अपने आवेश का अनड्यू लाभ ये लेने की कोशिश की। अब आपका काम हत्या ही है, भले ही अचानक झगड़ा जनित आवेश के कारण किया गया हो। तो आपने ये जो मैथमेटिकली आप चीजों को याद कर देते हैं, ये बहुत गलत है कानून की फील्ड में कि ये है तो ये है तो ये, ऐसा नहीं है। आपको सारे संगठक याद करने चाहिए कि किसी भी अपराध के सारे संगठक क्या हैं या किसी भी दायित्व से मुक्ति देने वाली स्थिति की किन परिस्थितियों से मिलकर गठित हो रही, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों के काम 20 और 21, आईपीसी में 82 और 83। अब हम लोग बात करेंगे पागल व्यक्ति। ठीक है, यहां भी आपराधिक आशय और ज्ञान की कमी है, इस कारण हम अपराध नहीं मान रहे बच्चों के काम। और इससे पूर्व जिन पर हमने विचार किया, दुर्घटना, जज आदि के काम, ठीक है, वहां भी आपराधिक आशय और ज्ञान की कमी है। ठीक है, इसलिए अपराध नहीं। और अब पागल व्यक्ति, विकृत चित्त, और पागल नहीं कहा, विकृत चित्त कहा है। इसका भी कारण है क्योंकि चित्त की विकृतता पागलपन भी हो सकती है और चित्त की विकृतता, जड़ता, इसके कारण भी हो सकती है। पागलपन 2 प्रकार का होता है, एक जिसे उन्मत्तता कहते हैं आप, ठीक है, वो भी पागलपन का प्रकार है, और दूसरा वो जिसे आप पागलपन कहते हैं, लेकिन चाहे उन्मत्तता हो और चाहे पागलपन हो, दोनों किसी न किसी कारण से होते हैं। ये फर्क है। उन्मत्तता या पागलपन हमेशा कारण से होगा, बिना अकारण ना उन्मत्तता होती है ना पागलपन। ठीक है, उन्मत्तता का अर्थ होता है दीवानापन, जब अच्छे काम के लिए होता है तो आप उसे दीवानापन कहते हैं, और वैसे उन्मत्तता ये नाम उसे दिया जाता है। तो उन्मत्तता हो या आपका पागलपन हो, दोनों किसी कारण से होते हैं, फिर भी दोनों में अंतर होता है। उन्मत्तता थोड़े समय रहती है, फिर व्यक्ति ठीक हो जाता है, फिर उसमें पागलपन आ जाता है, यानी उन्मत्तता आ जाती, फिर ठीक हो जाता है। तो उन्मत्तता अगर इस अस्थायी है और कारण से तो होगी, तो उसे उन्मत्तता कहते हैं। और अगर उन्मत्तता स्थायी है और कारण से तो होगी, तो उसे आप पागलपन कहते हैं। तो अगर आप पागलपन कहेंगे तो उन्मत्तता का सेंस जाएगा, वो स्थायी हो अस्थायी हो। और दूसरी चित्त विकृति होती बीमारी के कारण, बीमारी है इस कारण चित्त विकृति, विकृत चित्त हो गया व्यक्ति, ठीक से सोच नहीं पा रहा, ठीक से समझ नहीं पा रहा। व्यक्ति जब अत्यधिक पीड़ा में है तो भी वो ठीक से सोच समझ नहीं पाता। और चौथा प्रकार है पागलपन का, जड़ता। ये बचपन से होती है और इसमें व्यक्ति अपने मां बाप को भी, ठीक है, नहीं पहचानता है या पहचानने की क्षमता न रखता हो, ऐसा हो सकता है।
इस व्यक्ति को 20 तक गिनती भी याद नहीं होती, ये दिनों के नाम याद नहीं कर सकता, फूलों के नाम याद नहीं कर सकता, ये व्यक्ति भी पागल है। तो चित्त विकृति इसीलिए शब्द का प्रयोग हुआ, पागलपन नहीं। और आप पागलपन ये याद करते हैं, इसीलिए गलत होता है हमेशा। तो विकृत चित्त व्यक्ति का क्या दायित्व होगा, क्योंकि वो भी कोई आशय कोई ज्ञान धारित नहीं कर सकता, इसलिए उसे भी इसी क्रम में पढ़ा जाएगा। इस पर बात कल करेंगे। देखिए